चैप्टर नंबर 11 की बात करेंगे जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। समझते हैं पहले एक डेफिनेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर का देखिए मतलब क्या होता है। ये बेसिकली एक सपोर्ट सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करवाएगा आपकी कंट्री का। तो ठीक है, आगे धीरे धीरे हम समझेंगे कि कैसे सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है। सबसे पहले इसकी कैटेगरी हम लोग जानेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने दो भाग में डिवाइड किया हुआ है, एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। दोनों के बारे में बड़े विस्तार से पढ़ते हैं और डेफिनेशन भी अभी समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। धीरे धीरे जैसे चैप्टर के मैं अंदर जाता रहूंगा आपको समझ में आता रहेगा। पहली चीज मेरे सामने है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए यहां पर वो एलिमेंट्स आते हैं, एक टाइप से वो सपोर्ट सिस्टम आते हैं जो प्रोडक्शन को काफी हद तक बढ़ाते हैं। देखिए यहां पर लिखा है विच सर्व एज ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो प्रोडक्शन एक्टिविटी को काफी हद तक एनहेंस करने वाली हैं। बात करते हैं जैसे कि बिजली की जो सप्लाई है। अब देखिए अब एक कंट्री है वो कह रही है कि भाई मुझको इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट करना है, बट उनके पास पावर सप्लाई नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है। तो आप बताइए इस केस में ये एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस बन चुका है ग्रोथ को लेते हुए। तो यहां पर आपके पास एक अच्छी खासी बिजली होनी चाहिए जिससे कि आप प्रोडक्शन एक्टिविटी को बहुत अच्छे से इंप्रूव करवाएं। ये पहला पॉइंट था। उसके बाद आपके पास ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। भाई ट्रांसपोर्ट से मेरा मतलब ये हुआ रोड्स का नेटवर्क अच्छा हो, प्लस आपके पास ये जो ट्रक टेम्पू हैं, रेलवेज हैं, इनकी फैसिलिटी बहुत अच्छी हो ताकि जो भी आपने गुड्स बनाए हैं उनको आप अच्छे से मूव भी करवा पाए। और उसके बाद आपके पास कम्युनिकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और वगैरह वगैरह, तो ताकि आप लोग डीलिंग भी कर पाए आपस में, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज वगैरह कर पाए आप आपस में। तो अगर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो आप ये मान लीजिए आपकी कंट्री में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मान लिया जाता है। तो बात करूंगा आप लोगों से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सपोर्ट सिस्टम आते हैं जैसे कि स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल हैं जो कि बेसिकली सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट। इसमें यह बोला जाता है कि भाई एक कंट्री हेल्दी होनी चाहिए और साथ ही साथ में एफिशिएंट भी होनी चाहिए। ह्यूमन बीइंग शुड बी एसेट नॉट द लायबिलिटी। कुछ ये बातें यहां पर कही जाती हैं। अब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इनकम्प्लीट होती है विदाउट ह्यूमन डेवलपमेंट के। तो देखिए दोनों बातें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, दोनों की वेटेज यहां पर बिल्कुल इक्वली मानी जाती है। आप बेसिकली इनको कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं, इनको आपको साथ साथ ही यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अचीव कर लें, पैसा तो बहुत कमा लें, लेकिन आप सोशली पीछे हो जाएं या फिर सोशली आप काफी आगे रहें, तो उसको यूज आप कहां करेंगे, इकोनॉमिक में, वो आप ना कर पाए। तो इन दोनों को साथ में चलना काफी हद तक इंपॉर्टेंट मान लिया जाता है। आइए कुछ और भी हम यहां पर बात करते हैं। यहां पर हम बेसिकली एक रिलेशन पढ़ रहे हैं इंफ्रा और डेवलपमेंट के बीच में। तो सबसे पहली चीज देखिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करता है। तीनों सेक्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहली बात करूंगा प्राइमरी सेक्टर। आप तीनों सेक्टर से परिचित होंगे उम्मीद करता हूं। ये कह रहे हैं एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है, कहते हैं ये अच्छा अगर इरिगेशन यहां पर ना हो, भाई ठीक है मैं यहां पर एग्रीकल्चर कर रहा हूं बट इरिगेशन फैसिलिटी मेरे पास नहीं है, तो क्या मैं इस एग्रीकल्चर को कर पाऊंगा? तो जवाब होगा नहीं। तब किसानों को जो है बारिशों पर डिपेंड होना पड़ेगा। अगर किसी साल बारिश आ गई तो फसल बहुत अच्छी निकलेगी, और अगर मान लीजिए बारिश नहीं आई है तो फसल भी आपकी बहुत ज्यादा खराब निकलने वाली है। तो ये आपसे कह रहा है अगर परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन नहीं होता है तो आपका जो एक्चुअल आउटपुट है एग्रीकल्चर में वो बहुत ज्यादा कम रहेगा एज कंपेयर टू प्लैंड या फिर पोटेंशियल आउटपुट। मान लीजिए आप 1000 यूनिट को प्रोड्यूस कर सकते थे, दैट इज योर पोटेंशियल आउटपुट, लेकिन कर आप पाए सिर्फ 700 यूनिट ही, दैट इज योर एक्चुअल आउटपुट। ये जो 300 का डेविएशन आप यहां पर देख रहे हैं ये इसलिए था क्योंकि आपके पास एक बढ़िया इरिगेशन का सिस्टम नहीं था। तो ये जो इरिगेशन है ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है। तो आपने देखा अगर इरिगेशन, अगर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो उससे प्रोडक्टिविटी पर भी काफी ज्यादा फर्क आपका आने वाला है। आगे मैं बात करूंगा आपसे प्रोडक्टिविटी इन सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। अब आपसे कह रहे हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके बारे में एक बार आप सोचिए। अब देखिए कोई भी मैं इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कर रहा हूं और मेरे पास
कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। अब देखिए इंडस्ट्री को आप प्रमोट करते हैं तो उसके लिए सबसे मेन चीज क्या चाहिए होती है, वो है बिजली, वो है एनर्जी। एनर्जी आपको कहां से मिलेगी, कोल, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी से। तो अब आपसे कह रहा है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो डिपेंड करेगी या तो विंड एनर्जी पर या फिर सोलर एनर्जी पर, और ये दोनों टाइप की जो एनर्जी है हमारे देश इंडिया में काफी हद तक अंडर डेवलप्ड है। अब इससे होगा क्या, इससे लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी अचीव होगी। तो आपने अगेन देखा इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा योगदान था अपना सेकेंडरी सेक्टर में भी। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं प्रोडक्टिविटी इन टर्शरी सेक्टर के बारे में। टर्शरी सेक्टर आप सभी लोग जानते हैं सर्विस सेक्टर होता है। अगर मैं बात करूं आपसे, चलिए टूरिज्म की बात करते हैं। ये आपसे कह रहा है क्या टूरिज्म एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी मानी जाती है अगर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ना हो। देखिए यहां पर जो टूरिस्ट आता है दो काम उसके लिए काफी हद तक इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन है, एक कम्युनिकेशन है। बैंकिंग भी आप कह सकते हैं भाई, करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए काम में आ जाती है। अगर उसके पास ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ना हो तो टूरिस्ट जो है वो यहां पर नहीं आ पाएगा, वो यहां पर एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। टूरिस्ट बेसिकली यहां पर घूमने फिरने आते हैं तो अच्छा उनके लिए ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक प्रोडक्टिविटी में अपना पूरा योगदान लेकर आता है। आगे आपसे बात करता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। तो ये तो चाइना का सबसे बड़ा एग्जांपल है। चाइना के पास इंफ्रा था इसलिए काफी सारी कंट्रियां उसमें इन्वेस्ट करने में रुचि हुई। एग्जांपल देखेंगे फटाफट से। अगर आपके पास हाईवे बहुत शानदार है, एक अच्छा नेटवर्क है आपके पास हाईवे का, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हर सेक्टर में काफी सारी इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस कर सकते हैं, यानी कि लेकर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए अब जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं उसकी मूवमेंट बहुत इजी हो सकती है, थ्रू आउट द कंट्री मैं कनेक्ट हो सकता हूं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन होती है बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बारे में, इस बात को आपको भूलना नहीं है। बात करता हूं पॉइंट नंबर 3 की, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट्स लिंकेज इन प्रोडक्शन। तो देखिए अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत अच्छा खासा है, एनर्जी आपके पास अच्छी खासी है, बैंकिंग और इंश्योरेंस की बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, तो इससे क्या होगा, इंटर इंडस्ट्रियल लिंकेज होगा। समझेंगे क्या है, एक सिचुएशन जहां पर आप एक इंडस्ट्री को एक्सपैंड करते हैं और उससे दूसरी इंडस्ट्रीज अपने आप एक्सपैंड हो जाती हैं, तो ग्रोथ यहां पर हो जाती है सेल्फ प्रोपेलिंग एक्टिविटी, यानी कि आप एक को प्रमोट कीजिए बाकी सारी बातों को वो अपने आप प्रमोट ऑटोमेटिकली कर देगा। तो ये इंटरडिपेंडेंसी है एक दूसरे के बारे में, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आप लोग कह सकते हैं यहां पे। उसके बाद देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मार्केट के साइज को भी एनहेंस करता है। हमको पता है जो बड़ी मात्रा में जो प्रोडक्शन है वो पॉसिबल कब है, जब मार्केट का साइज काफी हद तक बड़ा हो, तो बिल्कुल सही बात है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मार्केट के साइज को काफी हद तक चेंज करता है। ये आपसे कह रहा है इट वाज विद अ व्यू टू एक्सपेंडिंग साइज ऑफ मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया दैट अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज वाज डेवलप्ड अंडर ब्रिटिश राज। ये वाली बात हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी। भाई देखिए ये रेलवे है, ये किसने हमारे यहां बनाई थी, ब्रिटिशर ने। तो इस पर एक काफी हद तक डिबेट था, लोग कह रहे थे कि ब्रिटिश हमारे यहां पर डेवलपमेंट कर गए, बट ये उन्होंने हम इंडियंस के लिए नहीं किया था। रेलवे बनाया गया था ताकि वो इंडिया के जो रॉ मटेरियल है उसको लंदन भेज दिया जाए, ठीक है, और यहां पर जो लंदन से जो फिनिश गुड्स बनकर आ रहा है उसको थ्रू आउट द इंडिया में बांट दिया जाए। ये रेलवे बना ही इसलिए गया था, तो ये वाला मतलब होता है इसका। अब देखिए रेलवे एक बना तो रेलवे इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो रेलवे के बढ़ने से अब जो सामान था वो हर छोटे से छोटे गांव या शहर में पहुंच रहा था, जिससे मार्केट का जो साइज है अनडाउटली बड़ा है। बात करूंगा आपसे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एबिलिटी ऑफ वर्क को भी एनहेंस करता है। देखिए अगर मैं सोशल इंफ्रा पर आ जाऊं, सोशल इंफ्रा में क्या हो रहा है, मुझे एजुकेशन मिलती है, मुझे हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलती हैं, इससे मेरे अंदर स्किल की फॉर्मेशन होती है। ये सब चीजें बढ़िया पैरामीटर होते हैं एबिलिटी टू वर्क के बारे में। मैं जितना पढ़ूंगा, जितना सीखूंगा, जितनी स्किल मेरे अंदर होगी, जितना मुझे ट्रेनिंग मिलेगी, उतना ही आप मान लीजिए मेरी एबिलिटी, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी तीनों चीजें इंक्रीज होने वाली हैं। मेरे जैसे सैकड़ों एम्प्लॉय या लोग बाग होंगे, वो ग्रोथ प्रोसेस को काफी हद तक एक्सेलरेट भी करेंगे। बात करूंगा आपसे मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। समझेंगे इसके बारे में। एक कंट्री जिसके पास बढ़िया इंफ्रा है,
ठीक है, तो यहां पर आउटसोर्सिंग की पॉसिबिलिटी बहुत होती है। आउटसोर्सिंग जब भी आप सुने आप समझिएगा कॉल सेंटर्स की बात, स्टडी सेंटर की बात और मेडिकल टूरिज्म की बात। तो कॉल सेंटर आप एक तरीके से बीपीओ कह सकते हैं और स्टडी सेंटर को आप केपीओ भी बोल सकते हैं। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो इनको भी काफी हद तक जगह मिलती है एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। और ये भी देखिए, ये भी आपका सोशल इंफ्रा के साथ साथ ही डेवलप इजीली हो जाता है, एक तरीके से उसी का ही पार्ट माना जाता है। अब मैं आपसे बात करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस एफडीआई। एफडीआई की फुल फॉर्म आप सभी को परिचित होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपके ग्रोथ को इंक्रीज करता है बेसिकली। अब जो इंडिया है यहां पर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट काफी हद तक लो है। तो 1991 आप सभी जानते हैं यहां पर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई थी। तो जो एफडीआई का इनफ्लो है, इनफ्लो मतलब अंदर आना, उससे क्या हुआ, जो इंडियन इकोनॉमी है वो काफी हद तक इंक्रीज होने लग गई। और इसका धन्यवाद किसको जाता है, एक बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था तो हम नई नई कंपनीज को अपने यहां पर अट्रैक्ट कर पाए, नई कंपनीज आई तो अपने साथ साथ पैसा भी काफी हद तक लेकर आई थी। तो मिलेंगे हम आपसे अपनी अगली वीडियो पे और अगले टॉपिक के साथ।